नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे आरक्षण कारण भारत बंद। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है और यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विरोध में किया गया है जिसमें SC/ST आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है। बंद को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने खासकर राजस्थान में का समर्थन मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। SC/ST आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान। दलित संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ की घोषणा। मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखने की कही बात। आज भारत बंद के नाम से देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है। ये एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जिसमें SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया जाएगा। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और राजस्थान के SC/ST समूह इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार बंद के आह्वान के बावजूद सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल स्टेशन खुले रहने की संभावना है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। आखिर क्यों किया जा रहा भारत बंद? SC/ST संगठनों ने हाल में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के प्रति विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है, जो उनके अनुसार ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की पीठ के द्वारा लिए गए फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी। NACDAOR ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन SC/ST और OBC के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए। सरकार दलितों के खिलाफ जो दोगली नीति लाई है आरक्षण में क्रीमी लेयर, तो इसको लेकर आज हम लोग भारत बंद रोड पे हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करके उसको वापस लिया जाए और आरक्षण का जो मामला है उसको 9वीं अनुसूची में डालकर बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर लागू करने जैसे असंवैधानिक फैसले के खिलाफ आज हम लोग पूरे देश स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोड पर उतरे हुए हैं और पूरा भारत बंद रहेगा जब तक यह वापस नहीं होता है इनका फैसला। कांग्रेस हमेशा से इस प्रकार की झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। आपको ध्यान में होगा कि जब ये विषय आया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल ही इसको, उसी समय माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद, न्यायालय ने कमेंट्स किया था, निर्णय नहीं किया था, तत्काल इसको ब्रेक किया था। लेकिन कांग्रेस को तो झूठ और भ्रम की राजनीति देश के अंदर करना है। हालांकि SC/ST कोटे को लेकर भारत बंद के ऐलान पर अभी तक किसी राज्य ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। पश्चिमी यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने घरों से बाहर न निकले। भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों ने कहा है कि देश में कोई भी सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर निजी दफ्तर भी बंद किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जहां तो SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद का आज आह्वान किया गया और पूरे देश भर में इसका असर जो है वो देखने को भी मिला है। भारी पुलिस फोर्स पे तैनात की गई थी। आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर ओम सुधा जी, दलित चिंतक हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो क्या कुछ टिप्पणी है आपके इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर? मेरी आवाज आ रही है जी? अच्छा, पहले तो ये मामला ये है कि ये जो फैसला है SC/ST में जो है क्रीमी लेयर खोजने का, ये फैसला ही पूरी तरह गलत है। मामला क्या है कि क्रीम कहीं और है और सुप्रीम कोर्ट लेयर कहीं और खोजा है। इस देश में जो जुडिशियरी है, 3% इस देश में ब्राह्मणों की आबादी और जो है लगभग 100% जज ब्राह्मण जाति के बने हुए। तो मुझे लगता है क्रीम वहाँ है।
इस देश में अभी DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इनका जो बेटा है अभिनव चंद्रचूड़ अभी बम्बई हाई कोर्ट में वकील है। उम्मीद है कि भविष्य में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे भारत के। तो इसमें मेरा कहना ये है कि ये तीनों, ये जो जजों की परंपरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की आ गई है, तो इन्होंने कौन सा जो है कोई जज बनने की परीक्षा पास की है क्या? पिताजी जज थे तो जज बन जाएंगे, किसी के फूफाजी जज थे तो भतीजा जज बनेगा, किसी के मौसा जज है तो वो जज बनेगा। ये जो कॉलेजियम सिस्टम से 3% ब्राह्मण जाति के लोग जज बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वर्गीकरण कब होगा? वहां जो है क्रीम नहीं दिख रहा है, वहां लेयर लगाइए जहां क्रीम है। इस देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक में भी दलित कुलपति नहीं है। वहां सभी के सभी लगभग 90% से ज्यादा जो है वो ब्राह्मण कुलपति है। वहां क्रीमी लेयर कब लगेगा? देश के जितने भी संस्थान हैं, हर संस्थान का डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर हर जगह सिर्फ और सिर्फ जो है 90% से ज्यादा ब्राह्मण भरा हुआ है। वहां क्रीमी लेयर कब लगेगा? देश को चलाने वाला जो PMO है, उस PMO में सेक्रेटरी में दलित आदिवासी पूरी तरह गायब है। देश में 7 IIM इंस्टीट्यूट है, 7 IIM इंस्टीट्यूट में 0 आदिवासी प्रोफेसर। अब ये क्रीमी लेयर लगा रहे हैं। आप बताइए कि 0 आदिवासी प्रोफेसर है, 0 को 2 से कैसे भाग देंगे? डबल 0 या 0/2 कैसे भाग देंगे? क्रीमी लेयर कैसे बांटेंगे आप जो वर्गीकरण कर रहे हैं? दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा है, ये कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियां आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ गई है, कुछ जातियां पीछे रह गई। इसका जो सबसे बड़ा पहलू है ये है कि आरक्षण को आर्थिक सुधार का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इनकी बातों से ऐसा लगता है। ये बताइए कि संविधान के किस पन्ने पर लिखा हुआ है? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो तो संविधान लेकर बैठे हैं। बताइए कि संविधान के किस पन्ने पर लिखा हुआ है कि आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है? आरक्षण आर्थिक सुधार के लिए है ही नहीं। भारत सरकार की लगभग 38 योजनाएं चल रही है आर्थिक सुधार की। आपको आर्थिक सुधार का कार्यक्रम चाहिए तो जाके मनरेगा की लाइन में लग जाइए, मान लिया मिलौट। एक और बात, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने कहा कि कुछ जातियों ने आरक्षण का लाभ लिया, आगे बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, मिलॉर्ड, क्या आप हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपके पास यह डाटा कहां से आया? क्या आप नास्तिरे-दमश जो भविष्यवेता थे उनके रिश्तेदार हैं? क्या आपको रात को कोई भविष्यवाणी हुई थी, या आपने चुपके से कोई जाति जनगणना करा दी कि आपके पास डाटा आ गया कि जो है ये स्थिति है, इन जातियों ने फायदा लिया, इन जातियों को फायदा नहीं मिला? तो आपके पास कोई आधार नहीं है यह कहने का। दूसरी बात, आप कहते हैं कि बिहार में दुसाध जैसी जातियों पर आरोप है, यूपी में जाटव, राजस्थान में मीणा जाति पर आरोप है कि इन जातियों ने आरक्षण का लाभ लेकर क्रीमी लेयर बन गए। ठीक है, क्रीम हम भी जरा खोज लें। आप ये बताइए, इस देश में कितने चमारों के पास, कितने जाटवों के पास आरक्षण मिलने के बाद 100-200 एकड़ जमीन हो गई है? कितने दुसाधों के पास 10-20 शहर में जो है फैक्ट्री, प्लांट और अपार्टमेंट हो गया है? कितने मीणाओं का जो है 3-4 देश में जो है अपना अपार्टमेंट और फ्लैट है? काहे का क्रीमी लेयर? कहाँ क्रीम खोज रहे हैं मिलॉट? गलत जगह मत देखिए, हम दिक्कत समझ रहे हैं। इस देश में जो दलित आदिवासी है, नंग धर्म रहता था, भूखा प्यासा रहता था, वो आपको पसंद आता था, वही आपके दिमाग में बैठा हुआ। आरक्षण की वजह से जो सदियों से जो शोषित पीड़ित दलित हैं, उनके शरीर पे अच्छा कपड़ा आ गया, उनके थाली में अच्छा खाना आ गया, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो मनुवादी मानसिकता है, इस मानसिकता पे चोट करने की जरूरत है। और यह जो लेयर के ऊपर लेयर यह सब जो लगाया जा रहा है, लगाइए नहीं EWS में। EWS से जितने भी IAS बने उसमें 70-75% तो जो है ब्राह्मण बन गए हैं IAS EWS से। उसमें भी नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मण, दक्षिण भारत के ब्राह्मण EWS से भी नहीं आ पा रहे हैं। तो भाई यह बताइए, यह जो क्रीम है यह है कहीं और मिलॉर्ड क्रीम खोज रहे हैं कहीं और। उसी के खिलाफ आज जो है भारत बंद हुआ। आपने अपने रिपोर्ट में, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी, बिहार का जिक्र नहीं हुआ। बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार ने जो है शांति से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। जब ब्रह्मेश्वर मुखिया जो अपराधी था,
उसकी हत्या पर पूरे पटना में जब तांडव मचाया गया था सवर्ण अपराधियों द्वारा, उस पर लाठीचार्ज नहीं किया गया था। और आज दलित सड़क पर उतरे हैं, अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, आप लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं। एक कोई वीडियो क्लिप दिखाते, कोई तस्वीर दिखाते कि पूरे देश भर में प्रदर्शन में किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया हो। अपनी बात तो आदमी कहेगा ना। तो आपकी जो लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है, आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं है। ठीक से पढ़िए, ठीक से लिखिए, ठीक से समझिए और जाति जनगणना पहले कराइए। हम लोग भी चाहते हैं जाति जनगणना हो, सही आंकड़े आए, ताकि पता तो चले कि 3% ब्राह्मण 100% जज बन कैसे रहा। आखिर दलितों आदिवासियों के हिस्से की थाली कौन खा रहा है? इनके दलितों आदिवासियों के थाली से रोटी कौन छीन रहा है? किसके हक में जा रहा है? हम लोग भी चाहते हैं देश को भी पता चले, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। फिर भी आखिरी बात, अगर लगता है कि कुछ जातियां पिछड़ गई है, बड़ा आपके मन में प्यार सरकार के मन में उमड़ रहा है, आप 10% आरक्षण अलग से दीजिए ना दूसरी जातियों को। वो तो जाति जितना आबादी है इस देश में दलितों का, उस कोटे के अंदर ही दे दीजिए। वैसे भी कोटा इस बार जो है 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही पार कर लिया है, तो आप अलग से आरक्षण दे दीजिए। आपके मन में बड़ा प्यार उमड़ रहा है। ठीक है, ओम सदा जी वापस आता है। आलोक सिंह सिकरवार जी, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और सुनील तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया है SC/ST मामले पर, और ये क्रीमी लेयर जो है वो कहीं ना कहीं गले के नीचे नहीं उतर रही है, और जिस तरीके से कई राजनीतिक दलों को इसका समर्थन मिला है, क्या कुछ कहना है इस पर? आलोक सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? आलोक सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में सबसे पहले अगर रिजर्वेशन मिला था तो हमारे समाज को मिला था, और 10 वर्षों के लिए मिला था। 10 वर्षों में हमारे समाज ने इतनी प्रोग्रेस कर ली कि दोबारा उन्होंने आरक्षण मांगा ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण जो है एक मानसिकता के ऊपर निर्भर है। आप जितना नीचे गिरेंगे उतना आप जो है ना ऊपर उठेंगे, ऐसी मानसिकता आपकी है, मगर ऐसा नहीं है। हमारे समाज के लोगों ने भारत में प्रोग्रेस करी और बड़े बड़े और ऊंची ऊंची पोस्टों पर पहुंचे, मगर उन्होंने दोबारा 10 के बाद कभी ये नहीं कहा कि भाई हमें रिजर्वेशन दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए राजनेताओं के ऊपर निर्भर है, और मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, परंतु मैं देख रहा हूँ इस समय मोदी जी जो कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, वो कोई नहीं करा, आज तक किसी ने नहीं करा। खास तौर पे कांग्रेस ने तो देश का भट्टा बिठा दिया। मैडम, एक बात मैं कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत में इंदिरा गांधी ने लाल किले में एक कैप्सूल दबाया था जिसे काल पात्र कहते हैं। उस काल पात्र में क्या है ये भारत के नागरिकों को पता चलना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि उस काल पात्र को निकाल करके और भारत के नागरिकों के लिए एक श्वेत पत्र जारी करें जिसमें पता चले कि कांग्रेस की मानसिकता क्या थी। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस मुद्दे से जुड़े आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सुनील तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित चौधरी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अंकित चौधरी जी, क्या कुछ कहना है? आज जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है, और ये क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है ये काफी गरमाया हुआ है, और भारत बंद का जो आह्वान किया गया उसका असर पूरे देश में देखा गया। देखिए, भारत बंद का जो फैसला अपने दलित भाइयों का है, वो कुछ राजनीतिक दल केवल इन्हें परगलाने का काम कर रहे हैं। लोग बाग भाजपा के खिलाफ, इनके खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। पूरा दलित, चाहे वो विधानसभा चाहे लोकसभा में, खासकर जाटव समाज, अन्य दलित समाज, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। मेरा कहना, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही दलितों के साथ खड़ी है। आप देखिए, आज देश की राष्ट्रपति आदिवासी जाति से आती है, इससे पहले देश के राष्ट्रपति जाटव बिरादरी से आते थे।
तो हम तो पहले से ही तय करते हैं कि जाति बिरादरी से अलग होकर कैसे हिंदू हिंदू की तरफ चले, हिंदुत्व की तरफ चले, कैसे देश का विकास हो, कैसे देश आगे बढ़े, अखंड भारत की तरफ जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और रही ये बात, आप देखिए अभी तक मैं सुन रहा था बहुत लोगों की, और मैं कहता हूं आप जवाहरलाल नेहरू जी का उस समय के बयान दीजिए। कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, आज बड़गराने की बात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं अलग अलग जिलों में। भाई जब नेहरू जी थे तो क्यों तय नहीं कर रहे थे? नेहरू जी तो खिलाफ बोले पार्लियामेंट में, ये नेहरू जी की स्पीच ऑन रिकॉर्ड है कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हाँ, जाति जनगणना की बात होती है तो आज से पहले लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कांग्रेस देश में हो, आज से पहले जाति जनगणना कहा थी। हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व को बांटने के खिलाफ है, हम हिंदुओं को बांटने के खिलाफ है। हिंदू एक जगह रहे, जाति बिरादरी से अलग उठकर कैसे देश का हिंदुत्व का विकास हो, कैसे देश का विकास हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी बात करती है। और रही कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, इसमें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या अपनी तरफ से अच्छी चीजें कर सकता है, इस पर बैठक चल रही है दिल्ली में और बहुत ही जल्द निर्णय आने वाला है। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, ये क्रीमी लेयर का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि ओबीसी वर्ग को ऑलरेडी ये क्रीमी लेयर में आता है, एससी एसटी को भी लाने की बात अब कही जा रही है और इसका विरोध पूरे देश भर में आज हमने देखा। सबसे पहले तो क्या कुछ टिप्पणी है आपकी इस पर? सुनील त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं? हाँ ऐसे जी, आवाज अब आई है, जरा प्रश्न फिर से बोल दीजिए। सुनील त्रिपाठी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? पूरे देश में आज बंद का आह्वान किया गया है, क्रीमी लेयर का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ है और ओबीसी वर्ग के लोग ऑलरेडी क्रीमी लेयर में आते हैं और अब एससी एसटी के लिए कहा जा रहा है, जिसका विरोध काफी तेजी से किया जा रहा है, कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल गया है। देखिए एसी जी, अभी हमारे मित्र डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 3% ब्राह्मण जो है नौकरियों में सबसे आगे आ रहे हैं। इस देश को मैं तो यही कहूंगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुओं को जाति आधार पर, आरक्षण के आधार पर बांटना चाह रही हैं। अभी आपने देखा पड़ोसी देश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, किस वर्ग के लोग थे, किस जाति के लोग थे, किस धर्म के लोगों को देख करके उनको प्रताड़ित किया गया। केवल जो हिंदू थे हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार किया गया वो पूरी दुनिया ने देखा और भारत के लोगों ने भी देखा। आज आरक्षण के नाम पर जिस तरह से मैं तो कहूंगा कि इस देश को धोखा ही दिया जा रहा है। साफ मैं कहूंगा कि 70-75 साल हो गए हैं। आरक्षण अब आर्थिक आधार पर आवश्यकता है, जात के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में आप दलितों के, शोषितों के, वंचितों के आप हक की बात करते हैं। ऐसी जी जो हमारे आईएएस अभी मित्र कह रहे थे कि इसके बाद बंगला गाड़ी, दर्जनों आईएएस आईपीएस मिनिस्टर्स ऐसे हैं, मैं चैनल पर उनका नाम बता सकता हूं जो अरबों खेल रहे हैं। और हमारे दर्जनों भाई ऐसे हैं कि आज भी बेचारे एक कपड़े के लिए तरस रहे हैं। वर्तमान में भी जो सरकार द्वारा अन्न दिया जा रहा है उस पर उनका परिवार निर्भर करता है। हम लोग जात धर्म की बात नहीं करते हैं, हम लोग सबके बीच में रहते हैं। ऐसी जी गरीबी देखना हो ग्रामीण अंचलों में चले जाइए और देखिए दलित भाई हमारा, जिसकी लोग चर्चा दुनिया भर में कर रहे हैं, कितना शोषित है, कितना वंचित है। और उसका अधिकार कौन ले रहा है? ब्राह्मण ले रहा है, सवर्ण ले रहा है। आपको क्यों दर्द हो रहा है? जो वंचित है, शोषित है, जो मुख्य धारा से अलग है, हमारा दलित भाई शोषित है, उसको इस मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। और ऐसे भाइयों से मैं निवेदन साथ कहूंगा कि जो आपके हक पे डाका डाल रहे हैं, क्रीमी लेयर बात आप कर रहे हैं, तो आईएएस आईपीएस मिनिस्टर्स को क्या आवश्यकता है आरक्षण की? आरक्षण की आवश्यकता उस व्यक्ति को है जिसके पास आज भी रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है। और ये तो कहिए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिल रहे हैं। बंजारा एक जात होती थी, मैंने देखा है कि गांव किनारे आते थे बेचारे, न भोजन था उनके पास, न कपड़े थे, तंबू तान के रहते थे। तो अब आरक्षण के नाम पर हिंदुओं का बंटवारा किया जा रहा है कि हिंदू डिवाइड हो, और जाति जनगणना के आधार पर भी कांग्रेस इस देश को फिर बांटना चाह रही है। सन 47 में कांग्रेस ने बंटवारा किया और हमको तो लग रहा है कि 2, 4, 7, 10 सालों में जाति जनगणना के आधार पर हिंदुओं को हिंदुओं बांटा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, एक वर्ग की बात नहीं करती, जात धर्म बात नहीं करती है। आज जो स्थितियां विश्व में चल रही हैं, हम हिंदुओं को एक साथ रहने की परम आवश्यकता है।
उसको अगर इसी से डिवाइड करते रहे राजनीतिक दल, तो इस देश के हिंदू क्या स्थिति होगी एसी जी, इसका आकलन हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं जी। बिल्कुल सुनील जी, वापस आते हैं आपके पास। एक दर्शक कैलाश हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बिल्कुल डफर हैं तो आरक्षण मिलना चाहिए। जो बच्चा पढ़ा लिखा हो, कंपटीशन फाइट करके आए, अच्छे नंबरों से आए, सर्विस में उसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा 80% 90% नंबर लेके आ रहा है, अगला 40% लेके आ रहा है, बिल्कुल डफर है और वो आरक्षण उसे होना चाहिए। बाबा साहब हमारे जो थे भीमराव अम्बेडकर जी, वो कह गए थे 10 साल के लिए। आज 78 साल हमारे देश में हो गए हैं, आज भी हम भीख की जिंदगी जी रहे हैं। ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण नहीं, जो बच्चा पढ़ा लिखा हो, कंपटीशन फाइट करके निकले, नौकरी उसे मिले। मेरे भी बेटे हैं, सत्येंद्र यादव, शिवम यादव, देवा यादव, सौरभ यादव। मैं कहता हूँ बेटा पढ़ो लिखो और अपनी मेहनत से अगर करो, अगर सर्विस मिले तो ठीक है, नहीं अपना बिजनेस करो। ये थोड़ी है कि तुम डफर हो और तुम नौकरी की हाथ लगाए बैठे हो तो मिल जाए। तो मैं तो इसके बहुत खिलाफ मैडम। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बात कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है। ओम सुधा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो दर्शक की बात पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। बिल्कुल, तो डफर बोल रहे हैं जो कंपटीशन से नहीं आए, अभी लेटरल एंट्री से जो है 4 साल में जितने आईएएस बनाए मोदी जी ने, उनको डफर कहना ठीक नहीं होगा। और बिना कंपटीशन के इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन रहे हैं, उनको डफर कहना ठीक नहीं है। बिना कंपटीशन का, बिना जज का परीक्षा दिए और जज बन जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह में, और आपके दर्शक डफर कह दे रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। जज लोग को डफर नहीं कहना चाहिए, वो सम्मानित होते हैं मिलौट। खैर, अभी हमारे भाई अंकित चौधरी जी ने और ये आपके पत्रकार महोदय जो भाजपा के प्रवक्ता के लिए मैं तो मेल करूंगा मोदी जी को, इनको भाजपा का प्रवक्ता बनाया जाए, ये अच्छी तरह से आप देश को बांटिए मत आरक्षण के नाम पे उदयराज जी। अब आवश्यकता देखें इस देश को क्या है, हिंदुओं की क्या उनके साथ हो रहा है, इस पे आप ध्यान दीजिए। और दलितों के अगर आप वास्तव में हमदर्द है, जो गरीब है उसको आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है? बोलिए। हाँ बोलिए, आप बताइए। फिर बोलना और बोल लीजिए, मुझे सुनने की आदत है मुझे। हमने 3000 साल सुना है, 10 मिनट और बोल दीजिएगा, बहुत असर नहीं पड़ेगा। बोलिए, ठीक है। 70 साल से सवर्ण भी झेल रहा है इस देश में। नहीं, आप तो 3000 साल से देख रहे हैं आरक्षण के नाम पर कितना फायदा किसको मिल रहा है, ये देश भी देख रहा है। गुमराह मत कीजिए लोगों को। मैं प्रवक्ता भाजपा का नहीं हूँ, लेकिन दर्द होता है समाज में इस तरह जब घटनाएं आप जैसे लोग करते हैं कि मुख्य वर्ग जो मुख्य धारा में आ गया। ओम सुधा जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको सुनील जी की कौन सी बात बुरी लगी? वो तो कह रहे हैं कि दलितों, शोषितों, वंचितों का जो भला है वो तो होना ही चाहिए, वो कब डिनाई कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ। तो सुनील जी आप और बोल लीजिए, हमको जब आप कहेंगे तो हम बोलना शुरू करेंगे। नहीं, आप बोलिए, आराम से बोलिए, तो कृपया बीच में नहीं टूटिएगा। सही बोलिए, सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपने और अंकित जी दोनों ने कहा कि जो है हिंदुत्व का जो है कमजोर हो रहा है, हिंदू को जातियों के नाम पे बांटा जा रहा है। बड़ा दिलचस्प। हम भी ऐसा मानते हैं कि जाति के नाम पे हिंदू को तोड़ा जा रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि ब्राह्मण भी हिंदू है, चमार भी हिंदू है, तो चमार और ब्राह्मण का शादी काहे नहीं होता है भैया? होना चाहिए ना, दोनों हिंदू है तो। अब सुन लीजिए पूरी बात, फिर जवाब दीजिएगा। चमार दुसाद का शादी, एक तो आप चमार कह के चमारों को अपमान नहीं बोलो, कैसे नहीं आप अपमान कर रहे हैं? ये आप पर मुकदमा हो सकता है चमार कहने में। मेरे डॉक्टर साहब, आप 26 मुकदमा पहले से चल रहा है। चमार को चमार मत करके अपमानित कीजिए, बिल्कुल बोलूंगा। हमारे चमार, हम चमार हैं इसलिए बोल रहे हैं। आप करिए मुकदमा, आप कहिए। हमारे दर्जनों मित्र चमार हैं, भाई तरह चमार है, चमार कह के उनका अपमान मत कीजिए। आप बोलिए भाई लगा के, हम चमार हैं, हम बोल रहे हैं। चमार और ब्राह्मण की शादी कब होगी? कब होगी? पासी की चमार शादी कब होगी? जमादार की चमार शादी कब होगी? बताइए हमको। ब्राह्मण चमार की शादी, भाई हिंदू का क्लेम देते हैं, आरएसएस का चीफ। 100 साल में खाली ब्राह्मण बनेगा, खाली ब्राह्मण बनेगा आरएसएस का चीफ। अजम मियाँ से लड़ाना हो मुसलमान से, तो दलित भी हिंदू है, पढ़ाते हैं। दलित बात करेगा और दलित ब्राह्मण की शादी की बात करेगा तो छोटा जात हो जाता है। दलित घोड़ी पे चढ़ के जाएगा शादी करने तो छोटा जात। उदयराज जी, जमादार शादी करेंगे आप? कहिए टीवी पे बैठ करके। क्या बात करते हैं महाराज? मैं कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इस समाज को। देश का सच है, इस बात को
मानिए, इस बात को मानिए, जाति ही इस देश का सच है। आप जाति में पैदा होते हैं, जाति में पूरा जीवन का संस्कार करते हैं, जाति में शादी ब्याह करते हैं, जाति में मर जाते हैं, जाति देखकर इंटरव्यू में नौकरी देते हैं। आखिर क्या कारण है कि जो है लेटरल एंट्री से 100% जो है ब्राह्मण जो है आ रहा है, लेटरल एंट्री मेहनत कर रहा, परिश्रम कर रहा है, आरक्षण के बावजूद विदेश में सेवा कर रहा है, बिल्कुल परिश्रम कर रहा है और परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। आप समाज शिक्षक बात कीजिए, क्यों समाज शिक्षक बात नहीं करते? करिए समाज शिक्षक बात इस देश में। सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सवर्ण हो, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। कराइए आप। नहीं, बिल्कुल हमारा भविष्य अंधकार, इसे बिल्कुल कहूंगा। मेहनत करते हैं हम जानते हैं संघर्ष। आदिवासी मंदिर में घंटा बजाता है, दलित आदिवासी मंदिर में घंटा बजाता है, ब्राह्मण परिश्रम करता है। आप पूरे देश के ST ST OBC को कामचोर नहीं बोल सकते, ये हक नहीं आपको। मैं कामचोर बात नहीं कर रहा हूँ, आप लड़ाने का प्रयास न कीजिए। मैं आपसे ज्यादा नहीं, डॉक्टर ओम सुधा जी, आप अपने शब्द किसी और के मुंह में नहीं डाल सकते, प्लीज। आप अपने शब्द किसी और के मुंह में नहीं डाल सकते। वापस आते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आरक्षण पर, भारत बंद पर आज हम बात कर रहे हैं और मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भास्कर दिल्ली से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं। प्रश्न है भाजपा के प्रवक्ता जी से कि जो SC ST के जो लोग क्रीमी लेयर के तहत बाहर होंगे तो उनको क्या जनरल कैटेगरी में कट ऑफ मिलेगा? मतलब उनको उस पर आरक्षण मिलेगा? वो तो अपने उससे भी गए और उससे भी गए। हेलो जी मैम, मेरा ये सवाल है कि अगर जो लोग क्रीमी लेयर के तहत बाहर होंगे तो उनको क्या ये लोग जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन देंगे ये लोग? ठीक है, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। अंकित चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। अंकित जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये दिक्कत नहीं है जब भी कोई पार्टी बड़ी पार्टी हो, और जो पार्टी ये देश ही नहीं पूरे विश्व में की तरफ देखा जाता हो। आज डॉक्टर उदित नाथ जी, क्योंकि डॉक्टर है तो मैं सोचता हूँ PhD होल्डर होंगे, लेकिन जिस तरह वो शब्दों का चयन कर रहे हैं, जिस तरह जाति विशेष को आगे ले जाके और उनके हकों की बात कर रहे हैं, कितनी लड़ाई लड़ी है आपने जाति विशेष की? आपने कितने लोगों को बनाया है? आप ये बताइए। लगातार रहे भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल करते हैं। पहली बात तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है। पहले तो ये समझने की चीज है। दूसरा, हम लोग हमेशा जातिवाद से ऊपर हटके, हम हमेशा केवल और केवल किस तरह भारत का विकास हो, किस तरह हिंदुत्व का विकास हो, हम उस पर चर्चा करते हैं। मैंने आपको फिर बताया, हम लोग अगर सोचते तो आज तक किसी ने सोचा था क्या कि दलित का बेटा देश का राष्ट्रपति बनेगा? आज तक किसी ने सोचा था क्या आदिवासी की बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास लेकर साथ चलती है। और ये जो फैसला है, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आगे के निर्णय होंगे, क्या इस पे डिसीजन आएंगे? सर्वोच्च जो हमारे पदाधिकारी हैं वो सब इस पर चिंतन कर रहे हैं। हम लोग लगातार समाज के बीच में रहते हैं। आज डॉक्टर उदित नाथ जी को मैं बता देता हूं, शायद डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, PhD होल्डर हैं, तो समझदार हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग दलितों के मोहल्ले में जाके रात बिताते हैं, हम लोग दलित भाइयों के बीच में जाके उनके साथ खाना खाते हैं, हम लोग दलित भाइयों के साथ जब कोई दिक्कत होती है तो उनके साथ जाते हैं। हम लोग तय करते हैं हमारे शोषित, वंचित और गरीब जो दलित भाई हो किस तरह उनके छत पे सर आए, मतलब उनके सर पर छत आए। हम लगातार चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना से लगातार उनको जोड़ते हैं। किस तरह उनके स्वास्थ्य का हम ध्यान रखते हैं, किस तरह उनके सर पर छत आए इसका हम ध्यान रखते हैं। हमारी करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं रहता डॉक्टर साहब। और मैं यशी जी आपके सम्मानित चैनल के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि यह फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी का होता तो मैं शायद आपको कुछ कह सकता था, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला देखिए क्या सोच के करा, वो जजों ने क्या उनके बीच में उनकी राय थी, किसकी क्या पिटीशन थी, ये वो लोग जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सभी कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, वो पूरा हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ। हम लोग
पहले भी कहते हैं हम लोगों को जातियों में नहीं बंटना चाहिए। आज देश का हिंदू एक साथ होके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलना चाह रहा है, लेकिन ये कुछ पार्टियों को पसंद नहीं है। इसीलिए आज जो जिस तरह सब लोगों को जो अपने दलित, वंचित और शोषित अपने भाई हैं, किस तरह उन लोगों को केवल बेवकूफ बनाकर सड़कों पर लाया गया। और इन्होंने भी बिहार की बात करी, बिहार में क्या लाठीचार्ज हुआ। आप एक चीज बताइए उदित भाई, क्या ट्रेन को रोकना किसने संविधान में आपको अधिकार दिया? ट्रेन में आप और मेरे परिवार के लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है मुझे कहीं एग्जाम देने जाना पड़े, हो सकता है मेरे पिता मेरी बीवी कहीं बीमार हो, मेरा भाई बीमार हो, ट्रेन से हमें दिल्ली एम्स में भर्ती होना जाए। अगर उस ट्रेन से अपने दलित भाई को हटवाना गलत है तो ये तो मैं गलत नहीं मानता। दूसरा विषय जो मेन और अहम विषय है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो कोर्ट तय करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता हिंदुत्व के प्रत्येक जाति, प्रत्येक बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हमारा जो भी शोषित, वंचित और गरीब वर्ग का तबका है, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी की ये मांग थी कि इस देश का उद्धार जब होगा जब पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजना को लाभ मिलेगा, उस पर हम लोग चलते हैं। और यशी जी, मैं फिर अपने सम्मानित चैनल जी कहना चाहता हूं, डॉक्टर उदित राज जी को ये बात शोभा नहीं देती बार बार, क्योंकि ये उस जाति से आते हैं, बार बार कहना कि उनका उद्धार नहीं। आज आप कहां तय कर रहे हैं उदित भाई? देखें इस देश के सर्वोच्च पद पर कोई बैठा हो तो उनका नाम रामनाथ कोविंद था, वो दलित समाज से आता था। मेरा नाम ओम सुधा है। डॉक्टर ओम सुधा जी, आप देखिए आज कोई सोच सकता है क्या? डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही केवल सिद्ध होता है, केवल करने के निर्णय होता है, क्योंकि हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और डॉक्टर साहब, आप पीएचडी होल्डर हैं, अगर आप ऐसे शब्दों का चयन करोगे एक सम्मानित चैनल पे तो अच्छा मैसेज नहीं जाता। ठीक है, अगर अंकित जी वापस आते हैं, रुक जाइए, वापस आते हैं। सुनील त्रिपाठी जी की प्रतिक्रिया के बाद वापस डॉक्टर ओम सुधा जी का रुख करते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, यहाँ पर अभी आपने दलित चिंतक को भी सुन लिया, उनकी चिंता भी समझ ली, क्या कहना है? यशी जी, मैं डॉक्टर साहब बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ कि आप उस जात से आते हैं, मैं ब्राह्मण जात से आता हूँ, खुल कह रहा हूँ, चलो मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे डिबेट उठा के देख लीजिए चैनलों पे, 100 से कम तो मेरे वीडियो नहीं होंगे जहां मैं शोषित, वंचित, दलितों की बात खुल करता हूं, किसी प्लेटफॉर्म करता हूं। मैं नहीं चाह रहा हूं कि उस वर्ग को आरक्षण के नाम पे लाभ न मिले जो सबसे लास्ट श्रेणी में आज भी जीने के लिए विवश है। डॉक्टर साहब, आपने पीएचडी किया होगा, कैसे किया होगा ये आप जान रहे हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे आप तो आज यहां ना होते, लेकिन इस तरह के वक्तव्य आप देना, गांव की स्थिति देख लीजिए, 78 सालों में जिनके बच्चे आईएएस आईपीएस हो गए, मैं नाम बता सकता हूं, मेरे कई मित्र हैं। और जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण शादी नहीं हुई, मैं इस बात के लिए कह रहा हूं, श्री कृष्ण जी को अगर आप जानते हो, एक आईएएस थे, उनकी पत्नी कौन है? आप उस योग्य बनिए। तो आप एक बात टारगेट खाली एक विशेष जात हम लोग ले रहे हैं ब्राह्मण के लिए, आप नीचे वाले को अपने साथ बैठाइए। मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं कि जमादार बेचारा जो सबसे बड़ा सेवक हमारा होता है, लोग उसके वहां पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते हो आप? अगर समानता की बात करते हो तो आप हमारे साथ बैठो, तो नीचे वाले भी अपने साथ बैठाओ। इसी जी, और हम लोग चर्चा आरक्षण कर रहे हैं, जाति पे कर रहा हूं मैं। आरक्षण से मैंने हमेशा, आरक्षण मामले मैंने हमेशा यही कहा है कि जो गरीब है, जिसको वास्तव में आरक्षण की आवश्यकता है, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्या ब्राह्मण गरीब नहीं? क्या सवर्ण गरीब नहीं? मैं मजदूरी करते दिखा सकता हूं चौराहों पे, सवर्ण भी आज स्थिति में आ गया है। तो इस देश के साथ रहना, तो जो गरीब है उसको आरक्षण लाभ दीजिए। आप समान शिक्षा की बात कोई करता हो, ऐसी चीज बता दीजिए। मैं 25 सालों से लिखित भी मांग कर रहा हूं और चैनलों भी मांग कर रहा हूं कि इस देश के हर व्यक्ति को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। जो एक आईएएस के बेटा कॉन्वेंट पढ़ेगा तो मेरा मजदूर बच्चा भी कॉन्वेंट जैसी शिक्षा पाना चाहिए। इतना इस पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हमको हक मार के आगे बढ़ना, पीछे नहीं देखना है। आप समान शिक्षा की बात कीजिए कि जिस कॉन्वेंट बच्चे, इसी जी सबसे देखिए, इस भारत का दुर्भाग्य है कि हम कॉन्वेंट से पढ़ के आते हैं। एक बेटा हमारा गांव टाटपट्टी पढ़ के आ रहा है, परीक्षा एक समान होती है, कैसे वो सफल होगा? कैसे मुख्यधारा में हम लाएंगे? आप इस पर भी विचार कीजिए। जब तक समान शिक्षा लागू नहीं होगी इस देश में, तब तक जो निचला वर्ग है उसका विकास होना मुंगेरी लाल के सपने मान रहा हूं। जितनी क्रीमी लेयर जिनके जी। वापस आते हैं सुनील जी। ओम सुधा जी। सुनील जी थोड़ा सुनिएगा भैया, इनका न फिर बीच में न बोलिएगा। आप बोल रहे थे, हम दोनों बार बीच में नहीं बोले, सुन लीजिए, एक आदत डालिए, बहुत बोले हैं आप लोग, हम लोग
नफरत नहीं, प्यार से होना ये। यार बीच में बोल अब आप ऐसी आप भाषा बोलो, मजबूरी बोलना पड़ता है, प्यार से, प्यार से। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आप टर्न आएगा तो आप बोल लीजिएगा ना, आप सुन तो लीजिए। प्यार समझाइए, प्यार से, नफरत से नहीं। आप प्यार से ही बोल रहे हैं। हम लोग की हम लोगों प्यार को समझाइए, प्यार से। दलित के औकात से, ब्राह्मण से नफरत कर ले। आप लोग मुंह से पैदा हुए, आप लोग से नफरत। यही जहर आप पैदा कर दुनिया पैदा कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा आपसे, हम हमारे साथ ये वेद कहता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। हम कह रहे हैं तो ये आप बदल दीजिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आप बदलने वाले। आप बदल दीजिए उसको। तुलसीदास दुबे आपके रिश्तेदार होंगे, हम कैसे? वाल्मीकि जी कौन थे? हमको तो पढ़ने का भी है बड़ा। वाल्मीकि जी कौन थे? ये नफरत समाज मत फैलाइए देश में। हमारे दर्जनों दलित मित्र हैं, मैं कंधे से कंधा में नाम गिना दूं, बहुत प्यार से उनके साथ रहता हूँ। ये बोलने ही नहीं चैनल बैठ करके आप प्यार से बोलता। अंकित जी बोल रहे थे कि खाना खाते जाता है। अंकित जी, अरे भैया अपने घर पे बुला के खिलाइए ना, आप काहे पहुंच जाते हैं गरीब? मैं खिलाता हूँ। बोलने दीजिए महाराज। महाराज नहीं, इस तरह नफरत भी मत हुई त्रिपाठी जी, सुन लीजिए उनको एक मिनट, शांति से सुन लीजिए प्लीज। सुनील जी बोलने दीजिए, कृपया प्लीज बोलने दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले सुनील जी बोल रहे थे कि हिंदू हैं, फिर इस बार अभी बोल दिए कि मैं ब्राह्मण जात से आता हूँ। हम कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं कि हिंदू हैं कि ब्राह्मण है। पहले बोले हिंदू हैं और अब कह रहे हैं ब्राह्मण है। इसीलिए कहते हैं इस देश में हिंदू तभी बनाया जाता है जब मुसलमान से लड़ाना हो, नहीं तो जात होता है सब कुछ। अभी सुनील जी हिंदू होते होते अचानक से ब्राह्मण होते, क्या करिएगा? इस देश में जाति है, वही सबसे बड़ा सच है। और अभी कह रहे थे साथी हमारे, ट्रेन में आपका कोई होगा जाता आता है, ठीक है, ट्रेन में होगा। आपको एक दिन की तकलीफ इतनी बुरी लगी, और हम 3000 साल से हमको हिस्सेदारी से वंचित रखा गया। देश के संसाधनों में हमको हिस्सा नहीं मिला है 3000 साल से। आप हमारा दर्द नहीं समझेंगे। आज भी हमको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मूछ नहीं रखने दिया जाता है। आप हमारा दर्द नहीं समझेंगे। जाति के आधार पर केवल 1 मिनट आपको टोकूंगा नहीं, केवल 1 मिनट। आप हमारा 1 मिनट केवल। आपको कहा, आपको घोड़ी पे कहा नहीं बैठना जाता, कहा आपको मुंह रखने का अधिकार नहीं है। आप मेरे यहाँ, मैं मेरठ की क्रांतिकारी भूमि से आता हूँ। ओम सुधा जी सुन लीजिए, ओम सुधा जी सुन लीजिए, गलत बात नहीं, सम्मानित चैनल पर गलत नहीं बोलना चाहिए। आपने शायद आपने पीएचडी ठीक से नहीं करी, आपने पीएचडी ठीक से नहीं करी। आप दलितों के चिंतक नहीं हो। आप एसी में बैठने वाले किसी पार्टी के केवल आप प्रवक्ता हो सकते हैं। अगर आप दलित चिंतक होते तो आज आप दलितों के बीच में होते। किसने करने को मना करा? चोरी करने को किसने मना करा? आपकी हिस्सेदारी कहाँ नहीं है? आप लोग हिंदू को जाति में बांटते हैं। आप बताइए, हमने कौन से हिंदू को जाति में बांटा? हमने कौन सा अधिकार नहीं दिया? जाति हमने बनाया। अभी आपके अलीगढ़ की खबर दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा है? ये अलीगढ़ की खबर है। अलीगढ़ में दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका। इस महीने वो दबंग सुनिए, डॉक्टर ओम सुधा जी, एक सेकंड रुकेगा अंकित जी। डॉक्टर ओम सुधा जी, आप एक ही तराजू में सबको नहीं तौल सकते हैं। ये कहीं कहीं के रीजंस हैं, ये कहीं कहीं की चीजें हैं, ये हर जगह लागू नहीं होती। केवल और केवल डॉक्टर साहब को ये बताइए, ये दलित चिंतक नहीं हो सकते। नहीं। अरे हम क्या है? आप ओम सुधा जी, आप दलित चिंतक नहीं है। बैठने वाला व्यक्ति दलित चिंतक नहीं हो सकता। आपकी नजर में और ओम सुधा जी, आप दलित आपके कहने से नहीं चलेगा। दलित आपके कहने से नहीं चलेगा। अब दलित जात अंकित चौधरी जी और डॉक्टर ओम सुधा जी रुकिए जरा। डॉक्टर ओम सुधा जी और अंकित जी होल्ड ऑन। भाई डॉक्टर ओम सुधा जी और अंकित चौधरी जी प्लीज। डॉक्टर ओम सुधा जी, मेरा सवाल आपसे है, ये कहीं कहीं के मसले हो सकते हैं, हर जगह के मसले नहीं होते। और हर सभी को, हर एक सेकंड रुक जाइए। आप सबको अगर शांति से सुनते तो मुझे भी सुन लीजिए। अगर सबको आप एक ही तराजू में तौलेंगे तो कैसे काम चलेगा? और अंकित चौधरी जी, क्यों नहीं ओम सुधा जी दलित चिंतक हो सकते? एसी में बैठने का हक नहीं है क्या दलित चिंतक को? कहां लिखा है ये?
रुकिएगा, जवाब लूंगी आपसे, उससे पहले ओम सुधा जी अनम्यूट कीजिएगा। ओम सुधा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी। हाँ, ऐसा है कि मैं अंकित जी को नहीं कह रहा हूं कि आपने ऐसा किया, लेकिन इसी देश में जाति के आधार पर आज की तारीख में भी भेदभाव होता है। इसी देश में आज की तारीख में जाति के आधार पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कोई बात, आईपीएस अधिकारी को घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं करने दिया गया, पुलिस प्रोटेक्शन में शादी करने दिया गया। अब हम आंख मूंद लेंगे तो ऐसा थोड़ा है कि दिन को रात हो जाएगा। जाति एक सच है, जाति का उत्पीड़न इस देश में मानना चाहिए। जब तक नहीं मानेंगे, बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इलाज नहीं होगा। इस दम्भ में मत रहिएगा, आप चिल्ला देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। और रही बात आरक्षण, आप कहते हैं इस देश में भेदभाव का आधार जो है आर्थिक है। आरक्षण को आर्थिक क्यों बना रहे? केंद्र सरकार की, मोदी जी की 38 योजनाएं हैं, 38 योजनाएं मोदी जी के आर्थिक सुधार की चल रही है। आपको आर्थिक सुधार चाहिए, जाके मनरेगा की लाइन में लगिए ना। और 10% आरक्षण तो ईडब्ल्यूएस को दिया हुआ है, उस पे तो आपने कोई बात नहीं की। आरक्षण का मतलब सीधा है, इस देश के वो लोग जो कि विकास की रेस में पीछे रह गए, जिनका डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो कथित रूप से निचली जाति में आते हैं। और जाति हमने नहीं बनाई, अगर हमने जाति बनाई होती, हम इसके हायरार्की के टॉप पे होते ना। हम तो सबसे नीचे हैं। हमको दलितों को तो 4 वर्णों में भी नहीं रखा, पंचम वर्ण करके गांव के दक्षिण में बसा दिया गया। तो हम तो वहां से आए हैं उठ के, और आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसी जी ने तो जवाब ही दे दिया अंकित जी को, तो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। ओम सुधा जी, एक सवाल और है मेरा, एक सेकेंड, एक सवाल और है मेरा कि बीजेपी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो आपका ये जो वर्डिक्ट है ये सर्वोच्च न्यायालय का है और आपको राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है और वो सबके सब बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? बीजेपी ने तो ये वर्डिक्ट दिया नहीं है। अब मैं बोलूं जी। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना की सभा में बोलकर आए। मैं ऑफिशियल कर रहा हूँ, तेलंगाना की सभा में वर्गीकरण का समर्थन करके आए। और वर्गीकरण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सुरेश या कुछ नाम है, मैं भूला हूँ, मंच पे उनको गले लगाकर बोले ये मेरा भाई है, इनकी लड़ाई में मैं इनके साथ हूँ और यह मेरा सपना है। मोदी जी बोलकर आए, इसलिए मोदी जी पर सवाल उठाए। मोदी जी अगर ऐसा नहीं बोलते तेलंगाना में तो मोदी जी पे सवाल नहीं उठता। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब यही है, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा है। और आप देख लीजिए तमाम जगहों पर इन चीजों का दलितों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जैसे जातिगत आरक्षण, उसके खिलाफ किस पार्टी के लोग खड़े होते हैं, किस पार्टी के समर्थक खड़े होते हैं। तो सीधी सी बात है कि दिखता है कि इस आरक्षण के खिलाफ कौन खड़ा है। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते हैं। ठीक है, अंकित चौधरी जी अनम्यूट कीजिएगा। आप जब भी इससे पहले जो डॉक्टर साहब ने कहा, मेरा केवल इस नहीं सम्मानित चैनल पर बैठ के आप केवल व्यक्ति विशेष केवल एक ही बात करेंगे कि मैं ये वो मोदी जी की बात करते हैं। ये देश के वो प्रधानमंत्री हैं जो वाल्मीकि समाज के पैर धोके और उनके पैरों की चरण वंदना करते हैं। मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ये जातिवाद के ऊपर केवल भारतीय जनता पार्टी को टारगेट बनाया जा रहा है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का है। और भारतीय जनता पार्टी जाति प्रथा के बिल्कुल खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा कि दलित को बैठने का अधिकार एसी में नहीं है। मैंने इन्हें एसी में अधिकार नहीं कहा। इन्हें इतनी चिंता है तो आज ये सड़कों पे होते। इन्हें इतनी चिंता होती तो आज से पहले कितने दलितों के लिए खड़े हुए हैं। हम लोग खड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग हिंदुत्व के लिए खड़े हुए हैं। हम प्रत्येक समय अपने दलित भाइयों के बीच में रहते हैं। हम प्रत्येक समय उनके दुख दुर्द में उनके साथ रहते हैं। तो मैं केवल इनसे ये कहना चाहता हूं कि अब इन हिंदुओं को जाति बिरादरी में बांटने की कोशिश नहीं करिए। अब हिंदू जाग चुका है और हिंदू ने मान लिया है, ठान लिया है। बांग्लादेश की जिस तरह घटना हुई है उससे हिंदू का, प्रत्येक हिंदू का पूरा मन परेशान है, पूरा मन और दिल तार-तार हो गया है। और अब हिंदू जाति और बिरादरी में नहीं बटेगा। अब हिंदू हिंदुत्व के साथ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सुनील त्रिपाठी जी, ओम सुधा जी ने जो भी वक्तव्य रखा उस पर क्या कहना?
मैं ओम सुधा जी से इतना कहना चाह रहा हूँ ऐसे जी कि आरक्षण तो आप तब से बोलते चले आ रहे, जरा एक बार समान शिक्षा बोल दीजिए। क्यों लोगों को दर्द होता है कि मेरा बेटा कॉन्वेंट पढ़ रहा है, दलित शोषित वंचितों बच्चों को भी वही शिक्षा मिलेगी? इतनी देर से किसी एक इस टाइप पे एक बार भी बोला हो आपने तो बताइए हमको। मैं समान शिक्षा की समान अधिकार की बात करता हूँ, जाति बात नहीं करता हूँ। इस देश में हर व्यक्ति को समान मुख्य धारा में आने का अधिकार है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे शोषित हो। वो भारत का नागरिक है, उसको मुख्य धारा में लाना ये हमारा भी दायित्व है, सरकारों को भी दायित्व है। तो आप समान शिक्षक कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अरे उसे शिक्षित कीजिए। अगर आप शिक्षित न होते यहाँ, ओम सुधा जी तो यहाँ नहीं बैठे होते, आप भी किसी खेत में काम करते होते। हम शिक्षित न होते तो यहाँ न होते, हम भी कहीं और बैठे होते। तो आप समान शिक्षा पे कोई वक्तव्य नहीं दे रहे। एक बार जरा कह दीजिए कि इस देश में दलितों के साथ को भी समान शिक्षा का अधिकार है और एक IAS एक मिनिस्टर बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार है। इस पे आप नहीं बोल रहे हैं। ओम सुधा और जी मैं बोलूं? मुझे बोलना? अच्छा। ये तो गजब अंकित जी ने कहा। मोदी जी का जो है सपना है कि सब हिंदू और हिंदू, बड़ा अच्छा लगा बोलते हैं। लेकिन हमको तब भी अच्छा लगा था कि मोदी जी जब बोल रहे थे कि मैं पिछड़ा का बेटा हूँ। अमित शाह जो है अहमदाबाद में 2018 में मोदी सम्मेलन में जो है, मोदी जाति का सम्मेलन था, उसमें थे। तो अच्छा है, बीजेपी जाति के खिलाफ काम करती है। लेकिन मोदी जी जब इस देश में शायद पहली बार हुआ होगा कि देश का प्रधानमंत्री जो जाति के खिलाफ काम करता है मंच पे कहता हो मैं पिछड़ा हूँ, पिछड़ा का बेटा हूँ। इस देश में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री अपनी जाति बता रहा हो। तो और दूसरी बात, जाति देखकर इस देश में ऐसा कोई सीट है क्या, लोकसभा विधानसभा का कोई सीट जो भारतीय जनता पार्टी बिना जाति ये जाति भी कब बताई थी आपको, ये याद है डॉक्टर ओम सुधा जी? बिहार में डू यू रिमेम्बर कि उन्होंने ये जाति क्यों बताई थी? क्योंकि राहुल गांधी जी बार बार पूछ रहे थे और उन्होंने भरे मंच से ये बात कही थी कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ। ठीक है, ये काउंटर अटैक है। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी पूछ रहे थे कि आप किस जाति के हैं? आप बोल लीजिए। जिस पार्टी का आपको समर्थन मिल रहा है उस पार्टी के नेता बड़े मंच से पूछ रहे थे कि आप किस जाति के हैं, और उस जाति के जवाब में अगर सामने से जवाब आ रहा है तो फिर आप उस वक्तव्य को लेकर पकड़ कर बैठे हुए हैं। हम इसलिए उस वक्तव्य को लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी ने तेली सूढ़ी सम्मेलन कराया था। आपको शायद पता नहीं होगा, हम लोग थोड़ा नजर रखते हैं जातियों में क्या चला। तेली सूढ़ी सम्मेलन कराया था। ये अमित शाह जी जो है यहाँ अहमदाबाद में मोदी जाति के सम्मेलन में जो है चीफ गेस्ट बन के पहुंचे थे। तो ये कहना किसी को शुद्ध बना देना जो है ना कि जो है जाति की राजनीति नहीं करते, सब ठीक है, किसी को बरगलाने के लिए अच्छा है। कम से कम हम लोगों से तो ये सब बात जो है करना नहीं चाहिए हम लोगों के सामने कि कोई जाति पात नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, हर जगह जाति पात भी है। इस भारत में जाति ही है जिसके जाने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसके भेदभाव का दंश हजारों साल से, 3000 साल से हम झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। और नहीं झेल रहे होते तो आज जो सत्ता और संसाधन में जो है हर जगह जो है हमारी भागीदारी होती, जो हमारी भागीदारी नहीं है। सुनील त्रिपाठी जी। ओम सुधा जी जरा एक बार शिक्षा, समान शिक्षा बोल दीजिए कि दलितों के बच्चों को भी कॉन्वेंट स्कूलों पढ़ने का समान अधिकार होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है, समान शिक्षा तो हो ही, जो विश्वविद्यालय की नियुक्ति, आप तो लड़ा कांग्रेस से समान शिक्षा हो, लेकिन विश्वविद्यालय में आप पढ़ना है वही धारणा आपकी, लेकिन वाइस चांसलर नहीं बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश के गरीब किसान मजदूर शोषित की बात कर रहा हूँ कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए, जरा उस पर बोल दीजिए आप। हम वही कह रहे हैं, अरे हम वही कह रहे हैं कि समान शिक्षा होने के साथ साथ जो वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है उसमें भी। चलिए सुधा जी आगे भी बता दीजिए कि आगे के क्या कुछ प्लान्स होने वाले हैं। आज तो भारत बंद था, आगे का फटाफट बताइए, आगे क्या है आपकी रणनीति? अभी मैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन कर डाल रहा हूँ। एक तो कानूनी लड़ाई वो है, बाकी इस मामले में हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फटे में टांग ना अड़ाए। कानून बनाने का काम संसद का है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर मुझे पूरा भरोसा है, उन्होंने कहा आरक्षण कोई छू नहीं सकता। डॉक्टर ओम सुधा जी, मोदी जी संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे। न्यायालय को हक है। दलित चिंतक होने के नाते मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और कर रही हूँ, लेकिन मुख्य न्यायालय को यानी किसी न्यायाधीश पर टीका टिप्पणी भरे मंच से करना
किसी को भी शोभा नहीं देता। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। संसद में ताला मार देना चाहिए। डॉक्टर ओम सुधा जी, ये अलग मैटर है, लेकिन न्यायाधीश को आप इस तो ये तरीके से अलग बात टारगेट है। नहीं कर सकते। संसद का 80,000 केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको देखे ना सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भैया 80,000 केस है उनको देख लो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारे फटे पे टांग मत अड़ाइए, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको न्याय देना होता है तो अपनी टांग अड़ा के काम करता है। ओम सुधा जी, हर समय ना न्यायालय को कटघरे में खड़ा करना भी ठीक नहीं है। मंत्री और अपनी संसद पर भरोसा है, संसद में विधेयक। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं आरक्षणकरण, जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि आगे की जिस तरीके से रणनीति जो है वो तय करनी है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो दायर की जा रही है, ताकि इसको जो भी फैसला आया है कि क्रीमी लेयर के तहत SC/ST को रखा जाएगा, उसको लेकर भी ये SC/ST समाज की तरफ से जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है, विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर किया गया है। देश भर में आज इसका व्यापक असर भी देखने को मिला। आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है वो देखना होगा। फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।